Today, we will practice some important questions. You should make sure that the group of questions is a very important for UPSC and state examination. This is the question which you are not able to do and get out of the selection. So look it carefully. मैंने कहा है कि आज हम लोग प्रश्नों के एक समूह का अध्ययन करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिस पर आप ध्यान नहीं देते और आप एग्जामिनेशन में कर नहीं पाते और सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आइए हम लोग इसका एक ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे बीच में निकल के आ रहा है वो कौन सा क्वेश्चन है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू UNRWA considered the following statement. First है, it was founded to provide aid to Palestine who were forced to leave their homes in what is now Israel during 1948 Arab-Israel war. Second, this agency of the United Nations operates only in the Israel and Syria. And third one is it is founded by the voluntary contribution. Fourth, it does not get any subsidies from the United Nations. How many of the statements given above are correct? अब इसका हिंदी आप जान लें। इसमें पूछ रहा है कि UNRW, ये पूछ रहा है कि UNRW ये है क्या? क्लियर? और कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू UNRWA कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब UNRW के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि यह है क्या। तो फर्स्ट में कह रहा है कि इसकी स्थापना जो है यह 1948 में जो इजराइल वॉर हुआ था, इजराइल और अरब जो वॉर हुआ था, इसमें जो लोग रिफ्यूजी बन गए थे या शरणार्थी बनकर के भागने के लिए विवश हो गए थे दूसरे देशों में, उनकी देखभाल के लिए यह संस्था स्थापित की गई है। ठीक है ना? तो ये आपका फर्स्ट का हिंदी वर्जन है। सेकंड कह रहा है कि दिस एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑपरेट्स ओनली इन द इजराइल एंड सीरिया। कह रहा है कि ये जो संस्था है यह इजराइल और सीरिया में कार्य करता है। इट इज फाउंडेड बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, और इसकी जो स्थापना की गई है वह एक स्वैच्छिक योगदान के द्वारा हुई है। फोर्थ है कि ये इट डज नॉट गेट एनी सब्सिडी फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, कह रहा है कि फोर्थ में कि इसे संयुक्त राष्ट्र से कोई सब्सिडी नहीं मिलती। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि इसमें हमको क्या करना है। हमको ये देखना है कि इसमें कितने सही हैं। ठीक है, एक सही है कि दो सही हैं कि तीन सही हैं कि चार सही हैं। तो इसमें पहली चीज आप याद रखिएगा कि पहला सही है। क्यों पहला सही है ये आप जान लें, क्योंकि यूएनआरडब्ल्यूए है क्या? यूनाइटेड नेशन रिलीफ। ठीक है, फिर से हम यहां लिख भी दे रहे हैं यूनाइटेड नेशन, यहां पर लिख दे रहे हैं यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन। ये पैलेस्टाइन लिखा हुआ है। तो मतलब अरब इजराइल जो संघर्ष हो रहा है उसमें जो पैलेस्टीन के लोग हारे हैं, उन हारने के बाद वे शरणार्थी बन गए हैं, उन्हीं शरणार्थियों की देखभाल के लिए इस संस्था की स्थापना 8 दिसंबर 1948 को की गई थी। 1948 में की गई, सॉरी ये डेट 1949 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो सही हो गया। सेकंड, दिस एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑपरेट्स ओनली इन द इजराइल एंड सीरिया। देखिए ये गलत है कि
यहां ओनली कह रहा है, केवल कह रहा है कि इजराइल और सीरिया के लिए कार्य करती है। क्लियर ना? नहीं, ये चीज इसमें आपको जॉर्डन भी लिखना होगा और लेबनान भी लिखना होगा, तब जाके सही होगा। इसका मतलब ये गलत हो गया। इट इज फंडेड बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, यस इट्स राइट, यस सही है। फिर फोर्थ करा, इट डज नॉट गेट एनी सब्सिडी फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन, नहीं ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसे सब्सिडी दी जाती है और इसी सब्सिडी के द्वारा वो अपने प्रशासनिक कार्यों को चलाता है। तो यहां पर कितने हो गए? एक और तीन, मतलब दो सही हो रहे हैं, एक और तीन। क्लियर? अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, आप जो नीचे कुछ देश दिए जा रहे हैं उस पर विचार करने को कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज शेयर अ बॉर्डर विथ रेड सी। ये चार देश दिए गए हैं, मिडिल ईस्ट के ये चार देश दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि इसमें किन देशों की सीमाएं लाल सागर से लगती हैं या स्पर्श करती हैं। क्लियर? तो पहले तो आप आंसर कर लें। केवल एक की मिलती है और वह एक कौन है? जिबूती, जिबूती की। अब हम आपको इसे मैप से प्रमाणिकता दिला देते हैं। अब आप ये चीज देखिए, देखिए जिबूती आप ये नीचे देख रहे हैं, सबसे नीचे आप देख रहे हैं जिबूती, तो ये तो मिला ही मिला हुआ है, ये तो इसकी सीमाएं लगती हैं। फिर है, और यूएई तो यहाँ है भाई, ये यहाँ पर है, तो यूएई की सीमाएं, ठीक है, ये तो मिल नहीं रही है, ये तो अरेबियन सी से मिल रही है। ओमान भी दिया हुआ, तो ओमान की भी सीमा नहीं मिल रही है, ठीक है। ये सूडान दिया हुआ, सूडान की भी, दक्षिण सूडान दिया है, ठीक है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट सूडान देता तब तो ठीक था, लेकिन ये दक्षिण दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं मिल रहा है। तो आप पुनः क्वेश्चन को देखिए, यूएई ये नहीं मिला, साउथ सूडान भी नहीं मिला, इसको काटते जाते हैं, ओमान भी नहीं मिल रहा है, तो मिल किस कौन से देश की सीमाएं मिल रही हैं? मतलब जिबूती की मिल रही हैं। ये आपका सही हो गया पहला। और अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में, द सिटी ऑफ हुलियंस वाज रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू द 7.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, इट इज लोकेटेड इन, मतलब पूछ रहा है कि जो हुलियन शहर है यह किस देश में है। और यह क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि यहां पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था। क्लियर? तो ये विकल्प दिए गए हैं, चाइना, जापान, फिलीपींस और ताइवान। क्लियर ना? तो अभी तो फिलहाल हम आंसर कर दे रहे हैं और फिर आपको इसे हम मैप में दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपके बीच में ताइवान लिखा गया है, ये है ताइवान। ये ताइवान लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, ये हुलियन सिटी यहाँ दिखाया जा रहा है, ये हुलियन, और यहाँ पर ये कह रहा है कि इतनी मैग्नीट्यूड का या तीव्रता का भूकंप यहाँ आया हुआ था। तो आपका ये क्वेश्चन भी सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ भोमर वॉज इन न्यूज ड्यू टू अ ट्रॉपिकल साइक्लोन विच लेड to the displacement of approximately 20,000 people it is located in, मतलब बोहमर जो शहर है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण खबरों में आया था, जिसके कारण लगभग 20,000 लोगों का विस्थापन हुआ। यह किस देश के अंदर मौजूद है? क्लियर? तो इसका भी आंसर हम सबसे पहले करते चले जा रहे हैं और यह है मेडागास्कर।
आइए हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं अफ्रीका है, और अफ्रीका में, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये है मेडागास्कर। और मेडागास्कर में अगर आपको कौन सा शहर तलाशना है आपको, तो कह रहा है बोहमर शहर को तलाशना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बोहमर है कहाँ। तो ये मेडागास्कर है, और ये जो है आपका बोहमर है। ठीक, अब अगला पोर्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सीन मल्टीपल वोल्केनो इरप्शन दिस ईयर, प्रॉम्प्टिंग द डिक्लेरेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। मतलब ये जो चार देश दिए गए हैं, इसमें वो पूछ रहा है कि कौन सा देश ऐसा है जहां पर हाल में ही ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, और वह विस्फोट इतना घातक था कि उस देश की सरकार ने अपने यहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, या इमरजेंसी की घोषणा कर दिया। तो वो कंट्री है आइसलैंड। ठीक है, और ये आपको डायग्राम भी दिखा दिया गया आइसलैंड। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आप देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि मजीद ब्रिगेड was in the news, it is associated with। मजीद ब्रिगेड अभी चर्चा में क्यों रहा है, और यह कहां से संबंधित है। तो हम इसके डायरेक्ट आपको व्याख्या कर दे रहे हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो मजीद ब्रिगेड है, यह बलूचिस्तान का एक मिलिटेंट है, ये बलूचिस्तान। ठीक, क्लियर। अब इसकी चाहत क्या है, यह पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। ठीक है ना। तो मतलब लिबरेशन की बात कर रहा है, किससे, पाकिस्तान से ये लिबरेट होना चाहता है। तो ये देखिए कह रहा है कि सेपरेटिस्ट ग्रुप ऑफ बलूच लिबरेशन आर्मी, बेले का है। क्लियर ना। तो मजीद ब्रिगेड, क्लियर। अब ये हाल में ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इसी ने ग्वादर जो बंदरगाह है, इस पर इसने अटैक कर दिया था। और सेकंड चीज आप याद रखिएगा कि जो बलूचिस्तान है, ये पाकिस्तान के अंदर आयल रिजर्वर का ये बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर मिनरल्स और माइंस भी बहुत पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है। और ऐसी स्थिति में ये लोग क्या चाहते हैं, ये अलग होना चाहते हैं, किससे, पाकिस्तान से। इनका डायग्राम भी आप देख लीजिए, ये है मजीद ब्रिगेड, और ये मजीद ब्रिगेड यह बलूचिस्तान को एक स्टेट में बदलना चाहती है, मतलब पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। अगली बात, अगली जो बातें हम आपसे करेंगे, वो कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये स्थान दिया गया है, यह है लोकेशन, मतलब किस देश के अंतर्गत है। फिर पूछ रहा है ये जो पेयर्स दिए गए हैं, इसमें कितने पेयर सही हैं। तो देखिए ये जो जावा आइलैंड है, जावा द्वीप, ये मलेशिया में है, नो डाउट ये सही है। ठीक, ये तो सही हो गया। अब हमारे सामने आता है कि वेस्ट आर, या वेस्ट एज, ये कहां पर है। तो आप कहोगे कि सर ये इंडोनेशिया में नहीं है, सर ये सुमात्रा में है। क्लियर। और मिनबाया टाउनशिप, ये सूडान, नहीं सूडान में नहीं है। तो फिर ये कहां पर है, आप कहोगे कि सर ये रखाइन स्टेट में है। रखाइन स्टेट, रखाइन स्टेट कहाँ है, तो आप कहेंगे म्यांमार में है।
ठीक है, यही वो रखाइन स्टेट है जहां के रोहिंग्या है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये भी गलत हुआ। अब ये जावा आइलैंड मलेशिया ये सही हुआ, तो इसमें सही कितने हुआ? केवल एक हुआ। आगे चलते हैं। देखिए, अगला है मिशन एस्पाइट्स वाज रिसेंटली इन द न्यूज। मिशन एस्पाइट अभी चर्चा में रहा है। ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड बाय, ये कहाँ किसने इसको लाया? तो अफ्रीकन यूनियन? नो सर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? नहीं। यूरोपियन यूनियन? ये सही है। क्यों सही है? तो हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, जो रेड सी है, ठीक है, अब ये रेड सी आप देखें, इसी से स्वेज कैनाल निकल रही है, चैनल निकल रही है। स्वेज कैनाल 1869 में ये खींची गई है। ये आर्टिफिशियल है, मतलब नेचुरल तो नहीं है। अब ये रेड सी है। अब ये रेड सी चारों ओर किससे घिरा हुआ है? तो आप कहोगे कि सर चारों ओर ये इस्लामिक स्टेट से घिरा हुआ है। इस्लामिक स्टेट कहने का मतलब यहाँ इस मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। मुस्लिम देशों की एक कमी रही है। वो कमी ये रही है कि वह बाहुबल का प्रयोग ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं वो डजंट मैटर, लेकिन ये सही है कि वह मारकाट में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो अब ये जब यूरोपियन यूनियन की कोई भी जहाज या किसी भी देश की जहाज जब ये रेड सी चैनल में इंटर करती है, ठीक है ना? आप देखिए, जब ये रेड सी चैनल में कोई भी शिप इंटर करती है, तो ये इस्लामिक स्टेट द्वारा एक संरक्षित आतंकवादी ग्रुप है, हुथी। और ये हुथी जो है, ये किससे मतलब संरक्षित है? कौन इसको संरक्षण देता है? ईरान देता है। तो एग्जैक्टली केवल ईरान ही नहीं देता, ये सभी शिया मुसलमान है मोस्टली। ऐसा नहीं कि केवल ये ईरान ही दे रहा है, ठीक है, टैग ईरान का जरूर लगा हुआ है, लेकिन इसे सभी देते हैं। तो ये करते क्या थे कि जब भी कोई शिप यहाँ इंटर करेगी तो इसको ये लूट लेते थे। तो ऐसी स्थिति में यूरोपियन यूनियन की जो देश हैं, ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन की जो 28 कंट्रीज हैं, ठीक है, उन्हीं ने मिलकर के यह एक मिशन बनाया है। तो यह एक क्या है? आप कहेंगे कि सर ये जहाजों का एक ग्रुप है, मतलब जो सुरक्षा का काम करता है किसी भी कॉमर्शियल जहाजों। अब अगला पोर्शन हम देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? तो कह रहा है कि अ सीरीज ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म। नो सर, यह किसी प्रकार का पैसिफिक ओशन में आने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान नहीं है। मतलब ए सीरीज ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन द पैसिफिक ओशन, कह रहा है कि ये पैसिफिक ओशन में आने वाला एक उष्णकटिबंधीय तूफान है। सेकंड, अ सर्कुलर ट्रेड रूट्स यूज्ड हिस्टोरिकली इन द पैसिफिक। ठीक है, ये क्या है? आप कह सकते हैं कि एक सर्कुलर ट्रेड रूट है, रास्ता है, ठीक है, पैसिफिक सी में। ये भी गलत है। कह रहा है कि अ सिग्निफिकेंट एरिया इन द पैसिफिक ओशन प्रोन टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन। ये सही है। कह रहा है कि ये पैसिफिक जो समुद्र है या महासागर है, उस उसी में है ये रिंग ऑफ फायर, और यहां पर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। यही इसका आंसर सही है। ठीक है ना? तो आपने ये भी क्वेश्चन कर लिया। आइए, इसी से रिलेट करता हुआ हमने ये कुछ क्वेश्चन जनरेट कर दिया है। क्लियर? ये सभी क्वेश्चंस जो जनरेट किए जा रहे हैं, ये मेरे द्वारा निर्मित है। हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक्स अकर इन द रिंग ऑफ फायर?
मतलब रिंग ऑफ फायर में कितनी भूकंप उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर आपको कुछ करना नहीं है, ये चीज फैक्ट चीजें हैं, आपको इसे याद रखना होगा 90%। अगला कह रहा व्हाट कॉज द हाई नंबर ऑफ अर्थक्वेक इन द रिंग ऑफ फायर? मतलब क्या कारण है कि जो रिंग ऑफ फायर है उसमें अर्थक्वेक्स आते हैं, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं? तो फर्स्ट है द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, नो इट्स नॉट लाइक। फिर कह रहा है द मूवमेंट एंड इंट्रैक्शन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, यस यही सही है, ये वाला सही है, ये वाला बी, ठीक है ना। प्लेटों के खिसकने के कारण या प्लेटों की गतियों के कारण ऐसा होता है, यहां पर आते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, सॉरी अगला क्वेश्चन है व्हाई आर देयर सो मेनी वोल्केनो इन ए रिंग ऑफ फायर? जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है इसमें बहुत ज्यादा ज्वालामुखी क्यों हैं? तो ए कह रहा है ड्यू टू द हाई नंबर ऑफ मेटियोर्स इंपैक्ट इन एरियाज, नो सर, ठीक है, मेटियोर्स के प्रभाव के कारण होता है, ये पूछ रहा है। फिर कह रहा है कि बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन, ठीक है, क्योंकि पैसिफिक ओशन में बहुत ज्यादा द्वीप है तो कोई बात हो नहीं सकती। फिर कह रहा है कि ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सबडक्शन वेयर वन प्लेट मूव्स अंडर अनदर, ये देखिए ये जो सबडक्शन है इसका मतलब क्या हुआ, भूगोल का एक शब्दावली है। इसका मतलब है कि एक प्लेट जब दूसरे प्लेट, ठीक है, ये एक स्थलीय प्लेट है और ये एक समुद्री प्लेट है, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराती हैं और एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ने लगती है तो उसी को सबडक्शन कहते हैं। तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सबडक्शन वेयर वन प्लेट मूव्स अंडर अनदर, ठीक है ना। तो जब ये घटना होगी तो यहाँ पर एक टेम्परेचर क्रिएट्स होता है, ठीक है ना, और इसी कम टेम्परेचर का परिणाम है वॉल्केनिक, ठीक है, जो विस्फोट है। अब अगली बातें कर, फिर कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट पार्ट ऑफ द रिंग ऑफ फायर? इसमें कह रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो रिंग ऑफ फायर में नहीं आती? तो आप याद रखेंगे कि इसका आंसर जो है आप कर लें, पहले तो सीधी सीधी बात आंसर कर दें कि 90% आते हैं और इसमें ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जो नहीं आता, ठीक है ना, ब्राजील में नहीं आता। अब सवाल यहां पर है कि हम अगली बातें करें। अब कह रहा है कराकड्डल हाल में ही खबरों में था, यह किससे संबंधित है? गर्मी की लहरों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्थानीय शब्द, लोकल टर्म्स यूज्ड फॉर द हीट वेव्स, नो। प्री मानसून के दौरान तटीय बाढ़, कोस्टल फ्लडिंग ड्यूरिंग द मानसून, यस, मतलब अप्रैल और मई में केरल के तट पर आने वाली बाढ़ है ये, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब इसको हम आपको बता देते हैं कि देखिए जो कलाकडल है यह मलयालम का शब्द है, मलयालम शब्द है, मतलब ये केरल में बोला जाता है और ये घटना कहाँ होती है, केरल में होती है। अब ये जो है कराकड्डल का मतलब होता है कलन और कदर, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। कदल मलयालम में समुद्र को कहते हैं और कल्लन जो है ये चोर को कहते हैं, ठीक है। तो समुद्र की जो चोर
जैसे या छिप कर आने वाली जो तरंगे होती हैं उसी को कलाकडल कहा जाता है, और यह प्री मानसून होता है और इसके कारण यहाँ पर भयानक बाढ़ आती है। अब अगला पोर्शन देखते हैं। अगला पोर्शन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लेग। प्लेग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नंबर एक कह रहा है कि द प्लेग इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया दैट कैन स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल। Second, bubonic plague refers to cause where bacteria get into bloodstream. Bubonic plague उन मामलों को बताता है जहां बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। एंड थर्ड क्या है, सेप्टोसेमिक प्लेग हैपेंस इफ द बैक्टीरिया इंटर लिम्फ नोड। सेप्टोसेमिक प्लेग तब होता है जब बैक्टीरिया लिम्फ नोड्स में प्रवेश कर जाता है। फिर कह रहा है कि इसमें कितनी सही है। क्लियर? तो पहले तो हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। इसमें देखिए सही तो केवल एक है। क्लियर? अब हम आपको इसकी व्याख्या कर देते हैं। देखिए, जो प्लेग होता है यह जानवरों और लोगों के बीच में फैलता है। कैसे फैलता है? तो आप कहेंगे कि जो पालतू बिल्ली होती हैं उनसे फैलता है, चूहों से फैलता है। और प्लेग जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, नॉट अ वायरल डिजीज। ठीक है ना? और ये 3 प्रकार का होता है। एक ये आपके सामने लिखा जा रहा है ब्यूबोनिक, ये देखिए लिखा है ब्यूबोनिक। दूसरा लिखा है सेप्टोसेमिक, और तीसरा होता है न्यूमोनिक। न्यूमोनिक, ठीक है। तो ये दो ऑलरेडी लिखे हुए थे, ये नहीं लिखा हुआ था, ये हमने लिख दिया। देखिए, जो इसमें सबसे खतरनाक होता है ये होता है मतलब इसका जो इनिशियल होती है वो होती है ब्यूबोनिक। क्षमा करिएगा, ब्यूबोनिक का मतलब है कि बल्गिंग, मतलब जांग के पास और हाथों के ऊपर, जिसे कखौरी कहते हैं हिंदी में, उसके नीचे क्या होता है, ये एक बल्ग या फोड़े के रूप में आता है। जब ये फोड़ा फूट जाता है तो ये बाहर नहीं आता, फिर यह ब्लड की धारा में चला जाता है। तो जब वो ब्लड की धारा में चला जाता है तो उसी को कहा जाता है सेप्टोसेमिक। ठीक है। और निमोनिक क्या है? जब ये बैक्टीरिया किसको प्रभावित कर देता है? सीधे निमोन मतलब फेफड़े को प्रभावित करता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? न्यूमोनिक प्लेग कहते हैं। क्लियर ना? तो बच्चों, आज इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, और अगले टॉपिक के साथ। सी यू टुमारो। हैव अ नाइस डे।